खबरों का सारथी। प्रदेश की पहली योग नीति को जल्द मिलेगी मंजूरी। ड्राफ्ट पर आयुष विभाग को 50 से अधिक लोगों के सुझाव, अच्छे सुझाव को नीति में किया जाएगा शामिल। क्लोरीन गैस के रिसाव होने की सूचना से हड़कंप, प्लॉट में पड़े सिलेंडरों से हुआ गैस रिसाव, आसपास के क्षेत्र को कराया गया खाली। राज्य युवा महोत्सव का समापन आज। समापन समारोह में खेल मंत्री रेखा आर्या होंगी शामिल। शाम 5 बजे शुरू होगा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम। कृषि मंत्री गणेश जोशी कई मामलों में समीक्षा बैठक की। विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर की समीक्षा। पनपरगढ़ के दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों के वेतन पर की चर्चा। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश के जताए आसार। 3500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार। ठंड से बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा। 2 दिन के भीतर इन्फ्लुएंजा के 10 मरीज आए सामने, सभी अस्पताल में भर्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश के जताए आसार। 3500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार। बारिश के बाद मैदानी इलाकों में घने कोहरे से मिलेगी राहत। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट। चंपावत, बागेश्वर, चमोली में हल्की बारिश का अलर्ट। कल से फिर मौसम होगा शुष्क। और जैसे पहले बोला था कि 9 को लग रहा था कि एक सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक शायद आ सकता है, परंतु अब जो चीज़ें दिख रही है उसमें थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं है, एक्टिविटी कमी रहने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, तो इनमें तो कुछ जगहों में स्कैटर्ड एक्टिविटी, कुछ जगहों में आप ये कह सकते हैं हल्की बारिश या बर्फबारी है, वो मिल जाएगी। जहाँ तक बर्फबारी हो 3000 मीटर या उससे ऊपर के क्षेत्रों में। लेकिन अन्य डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो थोड़ा बहुत थंडर एक्टिविटी और हल्की बारिश है, बहुत हल्की बारिश इक्का दुक्का जगहों में और जगह भी संभावना है। न्यू ईयर पार्टी के दौरान डीजे पर फायरिंग करने का विरोध करने पर अभिमन्यु, परवीर चौधरी, नमन शर्मा, जीता व उनके 3 अन्य अज्ञात साथियों द्वारा जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया गया, जिससे गोली अभिमन्यु के पैर में लग गई और अन्य साथियों ने तमंचे के बुलेट से सिर में मारकर घायल कर दिया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेशपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। घटना को गंभीरता से लेते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्रवाई कर घटना में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया, जिसके उपरांत थाना स्तर पर एक टीम गठित की गई। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्मिक का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम आनंदखेड़ा राजकीय प्राथमिक स्कूल में किया जा रहा है। 3 दिवसीय अभियान में मास्टर ट्रेनर दर्शन सिंह, नरोत्तम सिंह एवं शिव कुमार के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्राम प्रधान, ग्राम वार्ड सदस्य के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा कार्यकर्ती ने प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रशिक्षण भारत सरकार ने एनजीओ को निर्धारित किया है, उनके द्वारा जो है 3 दिन का प्रशिक्षण है, 8, 9 और 10 तारीख को। और इसमें वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान और आशा और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, इनको सबको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें 9 थीम है और 9 थीम के बारे में जानकारी दी जा रही है कि जीपीडीपी में 9 थीम के प्रस्ताव आने चाहिए, योजना में सम्मिलित होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। ये सर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2023-24 के अंतर्गत ग्राम पंचायत में जीपीडीपी का निर्माण होना है और हमारे थीम आधारित 9 विषय हैं जिस पे कार्य होना है। हमारे यहाँ प्रशिक्षण में ग्राम प्रधान जी, वार्ड मेंबर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आशा लोगों को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वो गांव में जो भी हमारी थीम 9 है उस 9 थीम में हमारी 31 जनवरी तक
उसको पूर्ण एक थीम को करना है। विकासनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत झांगरा में सुबह सवेरे गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय निवासियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले को गंभीरता से लेते हुए फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू टीमें क्लोरीन सिलेंडर को जेसीबी की मदद से हटाने का प्रयास कर रही है। स्थानीय लोगों को गैस से सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मौके पर पहुंचे एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि रात करीब 3 बजे की घटना है जब सिलेंडर लीक हुआ था, जिसके बाद सुबह तड़के प्रेमनगर थाने में सूचना मिली और विभिन्न टीमों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। में झाझरा पड़ता है, यहाँ पर एक प्लॉट में गैस रिसाव की सूचना प्राप्त हुई थी रात्रि 3 बजे। तो चूंकि पहले जब पुलिसकर्मी यहाँ पहुँचे तो पता चला कि सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है। इसमें हमारे फायर के और एनडीआरएफ की जो है यूनिट को बुलाया गया और इन्होंने जब मास्क वगैरह पहन के चेक किया तो ये फ्लोरीन के सिलेंडर काफ़ी लगता है पुराने रखे हुए हैं प्लॉट में और इनमें रिसाव हुआ है। अब किन परिस्थितियों में यहाँ रखे गए थे, कब से रखे गए, जाँच का विषय है, लेकिन आसपास के लोगों को खाली करा दिया गया मकान को और सेफ्टी के लिए इसको यहाँ से शिफ्ट करके कहीं डंप किया जा रहा है, जिसकी कार्रवाई चल रही है। देखिए, यहाँ पे क्लोरीन गैस रिसाव की सूचना आई थी, उसके रिस्पांस में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ भी है, फायर सर्विस भी है और जिला पुलिस से भी सभी लोग यहाँ पर हैं और उसी क्रम में यहाँ पर जो भी यहाँ से आपसी से जानकारी करने के बाद क्लोरीन गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी कार्रवाई की गई है वो कर दी गई है। लोगों को आसपास चेतावनी दे दी गई है और उनको यहाँ से खाली करा दिया गया है ताकि किसी को कोई नुकसान न हो। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा देहरादून स्थित कार्यालय में काशीपुर स्थित मेगा फूड पार्क के लिए विद्युत टैरिफ निर्धारण के संबंध में समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश की फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को कृषि के दर पर विद्युत उपलब्ध कराने का शासनादेश जारी किया गया था, लेकिन इस शासनादेश का अनुपालन न होने की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि काशीपुर स्थित मेगा फूड पार्क में 22 इंडस्ट्रियां स्थापित होनी थी, लेकिन अब सभी उद्योग की इकाइयां स्थापित नहीं हो पाई हैं। उन्होंने कहा कि कुछ इंडस्ट्रियों को मिलने वाले विद्युत टैरिफ की दरों में अनियमितताओं के संबंध में अधिकारियों को शासनादेश का अध्ययन करने के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए गए। सरकार ने एक जियो के तहत जो हमारी फूड प्रोसेसिंग की जो इंडस्ट्री है उनको कृषि के दर पर बिजली देने का शासनादेश निकाला था, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से काशीपुर जो मेगा फूड पार्क है वहां पर जितनी इंडस्ट्री 22 लगनी थी पूरी नहीं अभी लग पाई हैं और जिन कुछ लोगों को सब्सिडी दी है उसको गलत डिस्ट्रीब्यूट करके होना यह था कि एक पटवन उनसे लेना चाहिए था, बाकी गैप फंडिंग हॉर्टिकल्चर द्वारा दी जाती, उनको एक पटवन के हिसाब से फंडिंग जो है गैप फंडिंग सरकार द्वारा की गई है। इन विषयों पर विस्तृत बातचीत हुई है, सारे जियो का हमारे सचिव अध्ययन कर रहे हैं और शीघ्र ही कैबिनेट में लाकर जो सरकार की मंशा है, क्योंकि आज इसके माध्यम से जहां हमारी जो उपज की खपत वहां पर होगी, कई लोगों को रोजगार भी उससे मिल रहा है।
पौड़ी जिले के थाना लक्ष्मण झूड़ा क्षेत्र चीला पवार हाउस के समीप एक इलेक्ट्रिक वाहन तकनीकी खराबी के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन वन विभाग का बताया जा रहा है, जिसमें 2 रेंजर, एक वार्डन सहित 10 वन कर्मचारी सवार थे। इलेक्ट्रॉनिक वाहन का स्पीड ट्रायल किया जा रहा था, तभी वाहन में तकनीकी खराबी आने के कारण चीला पावर हाउस के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इलेक्ट्रिक वाहन में सवार 4 वन कर्मियों की घटनास्थल पर मौत हो गई। 5 वन कर्मियों को SDRF की टीम द्वारा रेस्क्यू करके घायल अवस्था में ऋषिकेश एम्स में उपचार के लिए भेजा गया है। और इसी बीच आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं। 6 IPS अफसरों के हुए तबादले। चंद्रप्रकाश IG इंटेलिजेंस मुख्यालय लखनऊ बनाए गए हैं। डॉक्टर प्रतंदर सिंह आगरा कमिश्नर पद से हटाए गए। डॉक्टर प्रतंदर सिंह पुलिस मुख्यालय उनको संबद्ध किया गया है। प्रेम कुमार गौतम बने IG रेंज प्रयागराज। जे रविंद्र गौड़ बने आगरा के पुलिस कमिश्नर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है? यूपी में 6 IPS अफसरों के ट्रांसफर्स हुए हैं। बिल्कुल, देखिए 2004 से लेकर 2010 बैच के जो तमाम IPS अफसर हैं उनका तबादला किया गया है। 6 लोगों का तबादला है। इसमें अगर मुख्य रूप से देखें, चंद्रप्रकाश हैं जो 2004 बैच के हैं, इनको प्रयागराज परिक्षेत्र में तैनात किया गया है। उसके लिए डॉक्टर प्रतंदर सिंह हैं, इनको पुलिस कमिश्नरेट आगरा भेजा गया है। और प्रेम कुमार गौतम थे, इनको मुख्यालय महानिदेशक उत्तर प्रदेश भेजा गया है। रविंद्र गौड़ हैं, इनको पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर बनाया गया। तो कुल मिला के जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि 2024 के पहले जो तमाम कील काटे हैं अफसरों के, वो दुरुस्त किए जा रहे हैं। और अभी ये 6 अफसरों के आपने तबादले देखे। इसके अलावा आने वाले वक्त में और बहुत सारे ऐसे IPS अफसर हैं, IAS अफसर हैं जिनके तबादले होने हैं। और जो जितने लोग भी 3 साल के नियम में आते हैं कि 3 साल से अधिक तैनाती हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले ऐसी कोई शिकायत ना हो और ऐसी जगहों पर जहां जो अफसर जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं वहां उन अफसरों को चेंज किया जाए। कुल मिला के 6 तबादले किए गए हैं और इनकी सूची अभी कुछ देर पहले जारी की गई है। और उम्मीद की जा रही है कि अभी देर सवेर कुछ और नाम है जो ये चूंकि DIG लेवल के अफसर हैं, जो इसके बाद जो SP और SSP लेवल के अफसर हैं उनके भी कुछ कमिश्नरेट जो है यूपी के उनके भी तबादले बताए जा रहे हैं कि हो सकते हैं। तो फिलहाल इन 6 अफसरों का तबादला किया गया, बाकी देर सवेर और लिस्ट आ सकती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ में 6 IPS अफसरों का हुआ तबादला। यूपी में 6 IPS अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कई बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो अचंभित करने के साथ ही पर्यटकों को डरा भी देते हैं। एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जो कॉर्बेट पार्क के गर्जिया पर्यटन जोन का बताया जा रहा है, जिसमें एक बाघिन जिप्सी की तरह अग्रेसिव मोड में दिख रही है, जिसमें बाघिन दहाड़ते हुए जिप्सी की तरफ आ रही है, वही वीडियो बना रही है। नेचर गाइड भी एक बार के लिए डर जाता है और फिर खुद एकाएक जंगल की ओर चली जाती है। ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो अभी जो वायरल हो रहा है उसमें ये देखा जा रहा है कि एक बाघिन जो है वो सफारी गाड़ी की तरफ आ रही है और थोड़ा एग्रेसिव मोड में है
ये सामान्य बात है। हम लोग देखते हैं जब जंगल में जंगल सफारी होती है तो कई दफे बहुत नज़दीक होने के कारण या फिर शिकार के नज़दीक होने के कारण जो बाघ या बाघिन हैं वो एक मॉक चार्ज करते हैं और हल्का डराकर फिर वो भाग जाते हैं। तो यही कुछ यहाँ देखा जा रहा है और वन्य जीव पर्यटन में ये बहुत नई बात नहीं है, ये आम बात है। खबर रामनगर से है, जहां पर रामनगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क में पूरे देश व विदेश से जैव विविधता एवं बाघ के साथ ही अन्य वन्य जीवों को लेकर विख्यात तो है। वहीं इस वर्ष कॉर्बेट नेशनल पार्क के विभिन्न पर्यटन जोनों में क्रिसमस पर्व और नए साल पर पर्यटकों की भारी संख्या में आवाजाही रही। इसके साथ ही रामनगर वन विभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीताबनी पर्यटन जोन में भी पर्यटकों की बड़ी संख्या को लेकर अधिकारी काफी उत्साहित है। सर 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक रामनगर वन प्रभाग और कॉर्बेट नेशनल पार्क में कितने पर्यटकों की आवाजाही है और तो विभागों को दोनों को कितना राजस्व प्राप्त है? हमारा जो ईयर एंड का होता है बहुत ही टूरिस्ट सीज़न का पीक सीज़न है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में या तो पूरा ही रामनगर में। जो 25 दिसंबर से हम 7 जनवरी तक जब हम कैलकुलेट करेंगे लगभग 16,000 पर्यटक आए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, या तो डेली विजिट किए या नाइट स्टे किए और इससे राजस्व लगभग 80 से 90 लाख प्राप्त हुआ है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को। और इसके साथ साथ इस बार सीताबनी भी बहुत अच्छा बढ़ा है, तो सीताबनी में भी लगभग 10,000 पर्यटक आए, डे विजिट किए सीताबनी पर्यटक जोन में 25 दिसंबर से 7 जनवरी तक और लगभग 33 लाख का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा देहरादून स्थित कार्यालय में पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन और विश्वविद्यालय की अन्य समस्याओं के संबंध में समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने कहा कि श्रम विभाग के नियमानुसार सरकारी उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों को दिए जाने वाले दैनिक वेतन के सापेक्ष जीबी पंत विश्वविद्यालय में कार्यरत श्रमिकों का दैनिक वेतन कम है, जिसकी हर 5 वर्षों में समीक्षा की जाती है। जो कि हमारे विभाग के अंदर आती है, उनके कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर एक मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें हमारे सचिव कृषि विभाग या पर सचिव वित्त नियामक और श्रम के अधिकारी मौजूद थे। और जैसा कि मुझे बताया गया था कि वहाँ के श्रमिकों की जो वो वेतन दिया जाता था बहुत कम है, और क्योंकि जिस सरकारी उपक्रमों में जितना भी श्रमिकों को वेतन दिया जाता है श्रम विभाग के नियमों के अनुसार उनको दिया जाता है और हर 5 साल में उसका रिव्यू होता है। तो मैंने श्रम के अधिकारियों को निश्चित किया है कि 19 के बाद अब 24 आ गया है, आप उसको रिव्यू करें ताकि उसकी का राहत जो है कर्मियों को मिल सके जो वहां पर श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरा, उसके रखरखाव के लिए मेंटेनेंस के लिए अलग से बजट की जो मांग की गई, उसका भी हमने कहा कि इसका प्रस्ताव बनाकर बजट में व्यवस्था करेंगे। और मैंने कहा समय समय पर एक इसकी मीटिंग्स होनी चाहिए। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते अगले 2 महीने रूट डाइवर्ट रहेगा। देहरादून अजय सिंह ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत अग्रवाल धर्मशाला से लेकर भंडारी बाग तक लगभग 1.5 किलोमीटर की परिधि में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ड्रेनेज और सिविल लाइन बिछाए जाने का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित रहेगी। इसको देखते हुए दून पुलिस ने प्रिंस चौक से सहारनपुर चौक की ओर जाने वाले वाहनों को सहारनपुर चौक से पहले शमशान घाट वाले गली की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। एसएसपी ने वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि उस रास्ते का प्रयोग न करते हुए अन्य लिंक मार्गों का प्रयोग करें। स्मार्ट सिटी के कुछ कार्य हैं जो अभी नेशनल समिट के कारण कुछ समय के लिए होल्ड थे, क्योंकि डेवलपमेंट के बहुत जरूरी काम होने, चाहे वो अंडरलाइन सिविल लाइन का हो चाहे वाटर लाइन का हो, और उसको देखते हुए क्योंकि अभी लीन सीजन है, अभी कोई टूरिस्ट का सीजन नहीं है, और तो उसको देखते हुए अभी 1.5 से 2 माह ये काम चलेगा जो सहारनपुर चौक से प्रिंस चौक और अन्य स्थानों पर खुदाई का काम चलेगा। तो जनता से इसमें अपील भी है कि इस रूट को तभी लें जब वो इस रूट पर वो लगता है कि बहुत अति आवश्यक काम है, तो इस रूट से अन्य रूट से डाइवर्ट हो जाए। उस संबंध में विस्तृत आदेश भी पब्लिक को उसमें दे दिए जाएंगे।
और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।